आप सबका स्वागत है डाइट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक प्रक्रिया। तो इससे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंज जिसे हम भौतिक प्रक्रिया भी कहते हैं और केमिकल चेंज जिसे हम रासायनिक प्रक्रिया भी कहते हैं। फिजिकल चेंजेस वो चेंज होते हैं जिसके बदलाव को हम वापस से बदल सकें, और उन चेंजेस में सिर्फ उसके आकार या उसके दिखने के रूप में चेंज आता है, लेकिन उसके गुणधर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी लकड़ी को काटते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसके आकार बदल जाते हैं, लेकिन उसके गुणधर्म नहीं बदलते। इसीलिए किसी भी लकड़ी को काटना या किसी कागज को भी फाड़ना एक फिजिकल चेंज यानी एक भौतिक प्रक्रिया होती है। केमिकल चेंजेस वो बदलाव होते हैं जिस बदलाव को हम वापस नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बदलाव जरूर होते हैं जिसको हम किसी दूसरे रासायनिक प्रक्रिया से ही हम वापस से बदल सकें। केमिकल चेंजेस में परमाणु स्तर पे बदलाव हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसके प्रॉपर्टीज या जो उसके गुणधर्म है उसमें बदलाव आ जाता है। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी लकड़ी में आग लगाते हैं तो सबसे पहले तो आग लगाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन हमारे आसपास के हवा में उपस्थित होता है, और अगर लकड़ी में आग लगाना है तो लकड़ी की भी आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन और लकड़ी की आवश्यकता है। अच्छा, जब भी हम आग लगाते हैं या आग जलती है तब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज होता है, उसमें से निकलता है। और जो लकड़ी है, अब लकड़ी में वाटर प्रेजेंट होता है, जो गीली लकड़ी होती है या कुछ अमाउंट में कुछ वाटर प्रेजेंट होता है। जब हम आग लगाते हैं तो उसका तापमान बढ़ता है और वो वाटर वेपर्स के रूप में निकल जाते हैं। तो आग लगाते वक्त हमें ऑक्सीजन और लकड़ी की जरूरत है, और उससे वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। अच्छा, ये तो बात थी रासायनिक प्रक्रिया शुरू होने से पहले। रासायनिक प्रक्रिया शुरू होने से पहले हमारे पास आग, हमारे पास ऑक्सीजन, हमारे पास लकड़ी, ये सब चीजें थी। अब रासायनिक प्रक्रिया के बाद हमारे पास क्या बचता है? एक हमारे पास रेसिड्यू बचता है जिसे हम यहाँ पे राख बोलते हैं। अब ये जो राख है उसका गुणधर्म रासायनिक प्रक्रिया शुरू होने वाले पदार्थ से बहुत ज्यादा अलग है। अब जब भी गुणधर्म किसी प्रक्रिया के बाद बदल जाती है किसी भी पदार्थ में, तब हम उसे रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। इसीलिए किसी भी लकड़ी में आग लगाना या किसी कागज में आग लगाना एक रासायनिक प्रक्रिया होता है। अब हम इसके डेफिनेशन को देखें तो केमिकल रिएक्शंस इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस which are called the reactants are converted to one or more different substances which are called the products. રાસાયણિક પ્રતિક્રિયા એક પ્રક્રિયા જેમાં એક અથવા વધુ પદાર્થો એટલે કે પ્રક્રિયકો એક અથવા વધુ વિવિધ પદાर्थों એટલે કે નિપજ માં रूपांतरित થાય છે। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रासायनिक प्रक्रिया, जो भी केमिकल रिएक्शन से पहले जो हमारे पास सब्सटेंस है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं या फिर प्रक्रियकों कहते हैं, और जो हमारे पास रिएक्शन के बाद वाले जो सब्सटेंस होते हैं हम उसको प्रोडक्ट या फिर निपज बोलते हैं। यहाँ पे पदार्थ जो है वो कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट भी, कंपाउंड भी, मतलब वो तत्व भी हो सकता है और संयोजक भी। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स केमिकली चेंजेस उसमें आते हैं और वो प्रोडक्ट को बनाता है। इससे उनके गुणधर्म में बदलाव आ जाता है। हमारे जीवन में हमारे आसपास ऐसे अनेकों रासायनिक प्रक्रिया हो रही होती हैं, जैसे कि जब आप दूध को गर्मी में बाहर छोड़ देते हैं तब दूध कभी कभी फट जाता है। उसके जो टेक्सचर होता है, उसमें जो मलाई होती है वो पानी से बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। और आप देखोगे जब भी जो कील होती है जिसमें हम कोई फोटो या कुछ भी टांगते हैं, उसको भी अगर हम गर्मी में बाहर छोड़ देते हैं, या फिर जो समर का टाइम है और रेनी सीजन है तो इन सब में उसमें रस्ट लग जाता है, जंग लग जाती है, तो वो भी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इन सब के अलावा जैसे अगर आप खाना बना रहे हो, कच्ची सब्जियों से एक सब्जी बना रहे हो, या फिर आप उस खाने को खा के उसको डाइजेस्ट कर रहे हो, आप जो रेस्पायर कर रहे हो, जो सांस लेते हैं, फिर हमारी बॉडी फंक्शन करती है, ये सब भी एक केमिकल रिएक्शन ही हो रहा होता है।
तो अब ये सवाल आता है कि हम उन केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखें। हमने पहले पढ़ा था अगर हमें किसी लकड़ी में आग लगाना होता है तो हमें उसके लिए रिएक्टेंट के रूप में, हमें प्रक्रियाओं के रूप में लकड़ी, ऑक्सीजन और फायर की ज़रूरत है, और उससे हमें प्रोडक्ट या जो निपज है वो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऐश। अब जैसे यहाँ पे हमने इस रिएक्शन को पूरा लिखा है वर्ड्स में, तो अब ये पूरा आप बार बार इसको वर्ड्स में लिखोगे तो इससे क्या होगा कि आपका जगह भी ज़्यादा जाएगा, आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा, और हमारे तो आसपास कितने अनगिनत रिएक्शंस होते रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम केमिकल इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। केमिकल इक्वेशंस में उन चीज़ों के जो पदार्थ है उनके सिंबल या फॉर्मूला, क्योंकि वो पदार्थ क्या है, या तो एलिमेंट है और कंपाउंड है, और हमने पढ़ा है कि एलिमेंट और कंपाउंड का कोई सिंबल होता है, तो फिर हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, केमिकल इक्वेशन। A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formula. રાસાયણિક સમીકરણ એ રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાઓનું પ્રતીકાત્મક રજૂઆત છે, પ્રતીકો અને सूत्रों ने उपमा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि पानी बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके केमिकल रिएक्ट करते हैं और वो वाटर बनाते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो उसके लिए अब केमिकल इक्वेशन क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस के रूप में होता है, तो H2 प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, तो हाइड्रोजन का H2 प्लस O2 गिव्स, अब वाटर का क्या होता है फॉर्मूला, H2O, तो H2O, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन हुआ। लेकिन अभी अगर हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को या उसके समीकरण को लिखने के लिए। तो हमने रूल्स में क्या पढ़ा था कि सबसे पहला ये रूल था कि कोई भी अगर हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो दंड है रासायनिक प्रक्रिया के पहले और बाद में उसके दंड में बदलाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में हमारा दंड जो है वो ना ही बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मतलब कि जो मास है ना वो क्रिएट हो सकता है किसी भी रिएक्शन में और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखा जाए तो हाइड्रोजन का क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो कितना हुआ 2 U, और ऑक्सीजन कितना है 2 है वो भी, क्योंकि O2 है, तो 16 इंटू 2 32, तो टोटल रिएक्टेंट का दंड कितना हुआ 34। लेकिन प्रोडक्ट में कितना है 2 हाइड्रोजन तो 2U और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हुआ 18। तो क्या 34 और 18 सेम होगा? नहीं। तो उसके लिए हमें इन